देखो क्या बोलता है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर आपको कोई ना कोई फॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस बिना प्लेटफॉर्म या बिना फॉर्म के थ्रू आप कर ही नहीं सकते। इंडिया में कुछ अपने पास फॉर्म्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म अपने लोग पढ़ेंगे वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडर। अगर हम इसको अकाउंट्स के संग लिंक करें, अभी तक अपने जर्नल चैप्टर में अगर आपको याद होगा, जितना भी अपने लोग जर्नल सॉल्व किए हैं वो सारा अपने लोग सोल प्रोप्राइटर का ही किए, अगर आप लोग को याद हो तो। इन द बुक्स ऑफ प्रदीप, इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ रोहन, इन द बुक्स ऑफ ये जितना भी अपने लोग अकाउंट्स में सम किए सारा आपका सोल प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर का ही है। ठीक है, अपना पूरा क्लास 11 का अकाउंट्स ना सोल प्रोप्राइटर पर ही बेस्ड है। क्लास 12 में जब आप जाएगा तो जो सेकंड फॉर्म अपने लोग अभी पढ़ेंगे 11 में कॉमर्स में, वो आएगा आपका पार्टनरशिप। और आपका क्लास 12 का पहला टॉपिक ही रहेगा अकाउंट्स का पार्टनरशिप। और थर्ड अपने लोग एक फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। और क्लास 12 में आपको कंपनी भी पढ़ाया जाएगा। ये दो को हम लोग, तीनों को हम लोग कॉमर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये तीनों को अपने को पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में अकाउंट्स में। इसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे 12 में। अभी तक अपने जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पूरा सोल प्रोप्राइटर का। तो आपको इस चैप्टर में ये समझने मिलेगा कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस चलता कैसे है, सोल प्रोप्राइटर के थ्रू अगर आप बिजनेस करते हैं तो फायदा क्या होता है, उसका नुकसान क्या है। ठीक है, अगर हम एक सिंगल बात बोले कि सोल प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर कौन होता है, तो बोलता है सोल ट्रेडर वो होता है जो एक अकेला आदमी बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और फाइनेंस करता है। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु सिंगल हैंडेडली, अकेला आदमी बिजनेस को ओन भी करता है, अकेला आदमी बिजनेस को कंट्रोल भी करता है, अकेला आदमी बिजनेस को मैनेज भी करता है, और अकेला यही आदमी है जो बिजनेस को फिनेंस भी करता है या पैसा भी यही आदमी लगाता है। अगर हम ओनरशिप का बात करें तो हम बोल रहे हैं कि एक ही आदमी बिजनेस को ओन करता है। मतलब आप चीज समझ रहे हैं कि यहां पर कैपिटल कौन लगाता है, एक ही आदमी। मतलब ये जो एंट्री अपने लोग करते हैं अकाउंट्स में, पहला वाला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये केवल एक ही आदमी से आता है ना, क्योंकि कैपिटल कौन इन्वेस्ट करे, केवल एक ही आदमी। दो क्वेश्चन है, क्या ये लोग पैसा किसी और से बोरो कर सकते हैं? हाँ, पैसा बोरो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैपिटल है वो ओनर ही लगाएगा। जो कैश टू कैपिटल का एंट्री है ये केवल ओनर के पैसे के लिए हो सकता है, और एक ही आदमी ये पैसा लगाएगा। पर क्या ये लोग लोन ले सकते हैं? हाँ, लोन किससे ले सकते हैं? बैंक से, फ्रेंड से, फैमिली से, जो दे सकता है उससे आप लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने से इनके पास ओनरशिप नहीं आएगा, ओनरशिप किसी एक ही आदमी के पास रहेगा जो आपका सोल ट्रेडर है। बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? वो सोल ट्रेडर, वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल बोलने का मतलब है कि आपका जितना भी बिजनेस डिसीजन है वो सारा एक ही आदमी लेगा। क्वेश्चन है कि क्या ये किसी से कंसल्ट कर सकते हैं? हाँ, सलाह मशवरा आप ले सकते हो, आप कंसल्ट ले सकते हो, आप सामने वाला का ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके ओपिनियन के हिसाब से चलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ओपिनियन आप किसी भी ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन आप ही का होगा। नेक्स्ट, मैनेज। मैनेज मतलब जितना भी आपका रिसोर्सेज है उन सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कौन करेगा? सोल ट्रेडर। क्या वो किसी आदमी को हायर कर सकता है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए? मतलब क्या वो एम्प्लॉय को रख सकता है, लेकिन उसको मैनेज अल्टीमेटली कौन करेगा? सोल ट्रेडर। उसी तरह इस बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? सोल ट्रेडर। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अब यहीं से देखो डिस्कशन आगे बढ़ता है कि इस सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी बिजनेस का रिवॉर्ड आएगा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, क्या वो किसी के संग शेयर करेगा? नहीं, पूरा पैसा किसको मिलेगा? सोल ट्रेडर को। तो उसी के संग आता है कि जो भी बिजनेस का रिस्क एसोसिएटेड है, जो भी बिजनेस का लॉसेज है, वो कौन कौन बियर करेगा? सोल ट्रेडर। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहीं से और एक क्वेश्चन आगे आता है कि अगर मान लो मेरे को एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाना है, तो क्या उस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है? नहीं। अगर मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है तो मेरे को कोई लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना पड़ेगा। अब लीगल फॉर्मेलिटी क्या होता है इसको कॉन्ट्रास्ट समझाने के लिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो आपको एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब हो गया एक अग्रीमेंट, इसके बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में, कि कौन पार्टनर है,
कौन कितना पैसा लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसका क्या क्या राइट्स है, किसका क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, ये सब कहां लिखना पड़ेगा? डीड में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आता है, मतलब हम तो ऐसा बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना सबसे आसान है। आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाना है, एक बोर्ड बनवाओ, अपने ऑफिस के बाहर, दुकान के बाहर लगवा दो, सोल प्रोप्राइटर बन गया। और बंद करना है तो उतार कर फेंक दो, बंद हो गया। कोई लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सपोज मान लो हम लोग एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाए, किस चीज का? से फॉर एग्जांपल हम लोग एक अल्कोहल शॉप खोलना चाहते हैं, तो क्या अल्कोहल शॉप खोलने के लिए मेरे को लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ। क्या लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है? हाँ। बट क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। बट क्योंकि हम एक स्पेसिफिक, जो आइटम बेच रहे हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन किए, कोई लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं। बट अगर मान लो हम लोग एक मेडिकल शॉप खोले, तो क्या लाइसेंस लगेगा? हाँ। अगर हम लोग एक रेस्टोरेंट खोले, तो क्या मेरे को फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, स्मोक लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ। बट अगर हम जस्ट बिकॉज आई एम ओपनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरे को कोई अलग से लीगल फॉर्मेलिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज मान लो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाया और पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आप एक अल्कोहल शॉप खोल रहे हैं, तो अल्कोहल शॉप का तो लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, साथ में आपको डीड भी बनवाना पड़ेगा। अगर मान लो हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं पार्टनरशिप में, तो मेरे को फायर लाइसेंस, स्मोक लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। बट क्योंकि हम पार्टनरशिप बनाए, मेरे को डीड भी बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा? अच्छा, नेक्स्ट एक वर्ड यहां पर आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। मतलब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी को बहुत ध्यान से समझना, और आप लोग आज जाके चीज ट्राई भी करना। आप लोग के पास अभी पैन कार्ड नहीं है, बट अगर आप किसी भी इंसान का पैन नंबर देखेगा ना, पैन नंबर उसी को मिलता है जिसको लॉ के नजर में अलग एंटिटी माना गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पापा का पैन नंबर देखेगा, तो उसका जो फोर्थ डिजिट है ना, पापा का, मम्मी का, किसी का भी देखेगा, उसमें जो फोर्थ डिजिट लिखा हुआ रहेगा ना, वो रहेगा पी। मतलब पता चलता है कि वो किसी पर्सन का पैन नंबर है। जैसे मेरा पैन नंबर है CMPPM5431D, तो जो फोर्थ लेटर आप देखिएगा ना, फोर्थ लेटर पी है, पी का मतलब पर्सन। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का देखेगा ना, तो फोर्थ लेटर मिलेगा आपको सी। पार्टनरशिप फर्म का देखेगा तो मिलेगा एफ, HUF का देखेगा तो मिलेगा एच। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप और आपका पापा, आपकी मम्मी, क्या दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है? आज के डेट में नहीं है, क्योंकि आप 18 साल से कम है। आपका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है आज के डेट में। तब खराब मत देना, लेकिन आपका आज के डेट में कोई लीगल अस्तित्व नहीं है। जिस दिन आप 18 साल या उससे ऊपर का होगा, उस दिन आपको लीगल वैलिडेशन मिलेगा। उस दिन कानून के नजर में आप अलग और आपके पापा या मम्मी अलग। बट आज के डेट में, हाँ, बट आज के डेट में आपका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आपका एग्जिस्टेंस है, लॉ के नजर में आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज और समझना मेरा बात, अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, मान लो दो पार्टनर है, बहुत ध्यान से मेरा बात सुना, क्योंकि इससे बात फिर हम पार्टनरशिप में रिपीट नहीं करेगा, अभी बहुत डिटेल में बता दे रहे हैं तो रिपीट नहीं करेगा। मान लो दो पार्टनर है, एक आदमी है मिस्टर ए और एक आदमी है मिस्टर बी। क्या इन दोनों आदमी का अपना अपना एक पैन कार्ड होगा? हाँ, अजूमिंग के लोग 18 साल के ऊपर के, इनका अपना पैन कार्ड है। लेकिन जब ये लोग पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, मान लो ABN कंपनी, तो एक तीसरा पैन नंबर इनको लेना पड़ेगा, किसके नाम पे? ABN कंपनी के नाम पे। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या ABN कंपनी कंपनी है क्या? पार्टनरशिप फर्म है। मतलब इनके पास तीन पैन कार्ड हो जाएगा, एक मिस्टर ए का, एक मिस्टर बी का, और एक ABN कंपनी का। मेरा बात समझ में आ रहा है? और जिस दिन इनका सेपरेट पैन नंबर आ गया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टर ए अलग है, मिस्टर बी अलग है, उनका पार्टनरशिप बिजनेस अलग है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस करते हैं, आपको कोई अलग से पैन कार्ड नहीं मिलता है। मतलब अगर मान लो आदमी का नाम है मिस्टर राम और उनका बिजनेस का नाम है मान लो श्याम स्नैक्स, तो इन दोनों का पैन नंबर क्या होगा? कॉमन। मतलब अगर मिस्टर राम अपने दुकान के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो उस प्रॉपर्टी में किसका नाम रहेगा?
राम का ही। उनका बिजनेस का लीगल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उसका ओनरशिप किसका होगा? मिस्टर राम। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को और उनके बिजनेस को अलग अलग नहीं माना जाता है, एक ही माना जाता है। अगर सपोज आप एक सोल प्रोप्राइटर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, सपोज मान लो आप अपने नीचे वाले दुकान से कोई सामान खरीदा, वो खराब निकल गया, आपको केस करना है, तो क्या आप उनके बिजनेस पे केस करेगा कि सोल प्रोप्राइटर पे? अगर मान लो आप बिजनेस पे भी केस किया ना, तो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस किसके ऊपर होगा? सोल ट्रेडर के ऊपर, क्योंकि उनके बिजनेस का अपना कोई लीगल अस्तित्व है ही नहीं। लॉ उनके बिजनेस को अलग मानता ही नहीं है। लॉ बोलता है ओनर और उनका बिजनेस दोनों सेम ही है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में अलग अलग माना जाता है, इसलिए हम बोले, ये बात को मैं बात ध्यान से समझना। हम क्या बोल रहे हैं, प्लीज वापस समझना। हम बोल रहे हैं मिस्टर राम है एक आदमी, और उनका बिजनेस का नाम क्या, मान लो श्याम स्नैक्स, ठीक है? अगर मान लो आपने श्याम स्नैक्स पे केस किया, इनडायरेक्टली किस पे किया? मिस्टर राम पे। अगर मिस्टर राम को किसी पे केस करना है, तो हो सकता है वो श्याम स्नैक्स के थ्रू केस करें, लेकिन अल्टीमेटली इन्वॉल्व कौन होगा? मिस्टर राम। अगर ये लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो किसके नाम पे आएगा? मिस्टर राम के नाम पे। अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं ओनर अलग और उसका बिजनेस अलग। क्यों बोलते हैं? अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं ओनर अलग बिजनेस अलग, क्यों बोलते हैं? ताकि ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में रिकॉर्ड ना किया जाए। हम लोग ऐसा फर्स्ट क्लास में बात किए थे, ओनर अलग बिजनेस अलग। क्यों करते हैं? ताकि ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड ना किया जा सके। इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि उनको लीगल स्टेटस मिल गया अलग से। ये तो केवल अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि ओनर अलग बिजनेस अलग। हकीकत में ओनर भी वही है, बिजनेस भी वही है। कॉमर्स में, कॉमर्स बोलता है सोल प्रोप्राइटर और उनका बिजनेस एक ही है। अकाउंट्स क्या बोलता है? अलग अलग है। क्यों? ताकि अकाउंट्स को हम लोग प्रॉपर्ली बना सके। मेरा बात क्लियर है आप लोगों को? मतलब सोल प्रोप्राइटर में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो किसी भी कारण से इस सोल ट्रेडर का डेथ हो गया, अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट समझते हैं आप लोग? दिवालिया निकल गया, बर्बाद हो गया। या फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आदमी पागल हो गया, तो इसका बिजनेस बंद। समझ में आ रहा है मेरा बात? मत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सपोज मान लो ये जो आपका बिजनेस है श्याम स्नैक्स, मान लो इसका असेट कितने का है? मान लेते इसका असेट है 5 करोड़ रुपए का। इसके ऊपर किसी ने केस कर दिया 50 करोड़ रुपए का। असेट कितने का है? 5 करोड़। लाइबिलिटी 50 करोड़। बोलता है कि अगर हम अपना सारा असेट को बेच दे, तब भी क्या मैं लाइबिलिटी चुका पाएगा? नहीं, अभी भी 45 करोड़ का लाइबिलिटी रह जाएगा। तो बोलता है इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। मतलब इस 45 करोड़ रुपए को रिकवर करने के लिए ओनर का पर्सनल घर बार को बेचा जा सकता है, और ताकि ये 45 करोड़ रुपीज रिकवर हो सके। नहीं, सब में नहीं होता, बताएगा। अगर मान लो ओनर का घर बार को बेच के भी केवल 30 करोड़ रुपए रिकवर हुआ, तो बाकी 15 करोड़ का क्या होगा? अब भूल लो। और क्या करेगा भाई? बिजनेस बेच दिया, घर बार बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, अभी आदमी को, आदमी बेचेगा थोड़ी ना। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसकी किस चीज पे हम कंटेक्स्ट में बोला? अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में। अगर किसी भी सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब इफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन बी अटैच्ड। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर है आप लोगों को? हम अभी जो आप लोगों को बताया ना, हम केवल आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं। जब हम लोग चैप्टर में डिटेल में जाएंगे तो आपको कीवर्ड्स के संग पढ़ना पड़ेगा। अभी हम जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है? ये ओवरव्यू ही था। ये तो बैकग्राउंड बिल्टअप देने के लिए कि आप क्या पढ़ने वाले, वरना कि इतना फटाफट पढ़ा देगा। सुनो मेरा बात, हम एक बार चैप्टर में आते हैं और एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली सारा चीज है क्या। देखो, सबसे पहला चैप्टर में आपका क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? सोल प्रोप्राइटर क्या होता है बताओ, पहला क्वेश्चन यही है। तो हम लोग क्या बात किए? सोल ट्रेडर क्या होता है? जो बंदा अकेले बिजनेस को ओन करे, कंट्रोल करे, मैनेज करे, फाइनेंस करे। रिस्क किसका? ओनर का। रिवॉर्ड किसका? ओनर का। क्या किसी डिसीजन लेने का जरूरत है? डिसीजन खुद का। ओपिनियन ले सकते हैं किसी से? हाँ। आप लोग प्लीज एक बार इसको पूरा पैराग्राफ को रीड करो, मार्क कुछ मत करना प्लीज, फटाफट एक बार रीड करो। देखो हम इतना देर से जो बोला आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे बात से?
ठीक है, क्या बोला है? सोल प्रोप्राइटर, अब आप लोग ही से नहीं लिख पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जो क्या करता है, अकेले बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, मतलब ओन किया, पैसा भी अकेले लगा रहे हैं, बिजनेस को मैनेज भी खुद ही कर रहे हैं, और जितना रिस्क है सारा वही बियर कर रहे हैं। मतलब वो बिजनेस का ओनर भी और मैनेजर भी है, क्योंकि ओन भी वही कर रहे हैं और मैनेज भी वही कर रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ किसका? ओनर का। क्या वो पैसा बोरो कर सकते हैं बाहर से? हाँ। क्या वो लोगों को हायर कर सकते हैं? हाँ। लेकिन अल्टीमेटली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ओनर का। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन। मतलब अगर सपोज मान लो हम लोगों को एक ऑर्डर मिला 5 करोड़ रुपए का, हम लोग कौन? सोल ट्रेडर। हम लोग अपने एम्प्लॉय को बोले कि हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करके रखना, बना के रखना, आएंगे तो डिस्पैच कर देंगे। ऑर्डर पूरा बना नहीं, तो क्या हम अपने क्लाइंट को ऐसा बोल सकते हैं कि उसके गलती के कारण ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि इसके लिए कौन लायबल होगा? पूरा बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ओनर के ऊपर। और बिजनेस का पावर भी किसके पास है? ओनर के पास। मतलब अगर मान लो मेरे को कोई नया असेट खरीदना है, कोई नया असेट, कोई पुराना असेट को बेचना है, लोन लेना है, ये सब डिसीजन कौन लेगा? ओनर। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो बोला आप लोग रिलेट किया इतना देर में। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हम आपको ऑलरेडी एक बार ब्रीफ कर दिया है। अभी जो हम जितना जो डिस्कस किया हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप लोगों को एक बार फटाफट सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रीड करना होगा, जल्दी जल्दी पढ़ो एक बार सबको। जो लोग ऑनलाइन करे प्लीज पढ़ो। हम क्या, कॉमर्स में इन लोग दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एक ही है। लेकिन अकाउंट्स बनाते समय तो आपको दोनों को अलग अलग रखना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं गैप। जैसे यहां पर कानून है ना, वैसे अकाउंट्स का भी कुछ अपना रूल्स है जो कहां पढ़ते हैं? गैप में। और गैप पहला जो अपने पढ़ेंगे, हम आप लोग को ऑलरेडी लिखा चुका है, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद है आप लोग को? एज पर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस शुड बी सेपरेट। तो आप जब अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको गैप को फॉलो करना ही पड़ता है। और गैप बोलते हैं कि ओनर अलग बिजनेस अलग। लेकिन कॉमर्स क्या बोलता है? सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर और बिजनेस दोनों सेम। मतलब दोनों का अपना कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनरशिप किसका? सिंगल आदमी। कंट्रोल किसका? कंट्रोल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या वो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट। कैन ही कंसल्ट? क्या उसको मैंडेटरी कंसल्ट करना है? नहीं, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट। करना चाहे तो कर ही सकता है, ओपिनियन ले सकता है, बट मैंडेटरी करना होगा ऐसा नहीं है। अकेला खुद सोचेगा। नो लीगल एंटिटी, ये पढ़ा क्या आप लोग? नो लीगल एंटिटी मतलब लॉ उन दोनों में भेदभाव नहीं कर रहे। लॉ बोल रहा है कि प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों अलग है। मतलब अगर मान लो किसी कारण से ओनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। समझ में आया मेरा बात? आपने पढ़े क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी? पढ़ा आप लोग? रीड करो जल्दी से, क्या बोला है? इफ द असेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द डेट। अभी अपने एग्जांपल में असेट कितने का था? 5 करोड़ का। लाइबिलिटी कितने का था? 50 करोड़ का। तो क्या असेट इनसफिशिएंट है? हाँ। तो क्या होगा? ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। अभी बात किए थे। क्या प्रॉफिट किसी के संग शेयर करना है? नहीं। ये चीज ना जनरली आपको छोटा बिजनेस में देखने मिलता है। क्या आप सोच सोच के देखो, सबसे बड़ा रिस्क पता है इसमें क्या है? कितना पॉइंट पड़े? सबसे बड़ा रिस्क है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। आप जब बड़ा बिजनेस करेगा ना, तो बड़ा लाइबिलिटी आएगा। इसीलिए कभी भी कोई लार्ज स्केल जब बिजनेस करता है ना, बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, तो कभी भी अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं करता है। और एक बात सुना, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं।
एक आदमी है, अकेला बिजनेस को ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हर आदमी का अपना एक लिमिटेशन होता है। किस चीज का? एक होता है हर आदमी का अपना टेक्निकल लिमिटेशन। एक ही आदमी अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, लीगल में, सब चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो अपने आप बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं करता है। दूसरा बात, हर आदमी के पास कहीं ना कहीं रिसोर्स का लिमिटेशन होता है। 5 आदमी मिलकर जितना कैपिटल पूल कर पाएगा, एक आदमी कर पाएगा? हम ये नहीं बोले नहीं कर सकते, लेकिन चांस बहुत कम है। 5 आदमी का लोन टेकिंग एबिलिटी होगा कि एक आदमी का लोन टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होगा? 5 आदमी का। तो क्योंकि इनका कहीं ना कहीं बॉटल नेक आ जाता है। बॉटल नेक समझते हैं आप लोग? हर बॉटल का अपना एक नेक होता है। देखा है बॉटल का नेक? बॉटल का नेक का काम क्या होता है? पानी के फ्लो को रोकना। अगर मान लो बॉटल ऐसा होता, तो क्या पानी अभी सब गिर ही जाता? पानी बॉटल में नेक को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पानी पानी के फ्लो को धीमा करना, ताकि आप कंज्यूम कर सको। हाँ, नहीं, बॉटल में नेक को बनाया जाता है पानी के फ्लो को धीरे करने के लिए, और इसका एक कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें एक बॉटल नेक है। बॉटल नेक किस चीज का है? टेक्निकल लिमिटेशन है। हर आदमी के अंदर टेक्नोलॉजी, हर तरीके का टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं होता है। हर आदमी के पास फाइनेंस अनलिमिटेड नहीं होता है। तो ये क्या करता है? ये बॉटल नेक का काम करता है, किसी भी छोटे बिजनेस को बड़ा होने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटी होता है? नहीं। मतलब इसको बनाना भी आसान, मैनेज करना भी आसान, और बंद करना भी आसान। बनाने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, तो भैया बंद करने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, मैनेज करने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ये तो है ही नहीं ऐसे। ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं ऑब्जेक्टिव। ये तो होगा ही, ये तो पक्का होगा। नहीं, हाँ नहीं है, पीछे हम उस दिन देखा था, नहीं है। देखो, होगा तो बाद में पढ़ लेंगे, बट ठीक है, ऐसा कोई मेरिट्स, ये तो पक्का एग्जाम में पूरा पूरा आने का चांस है। सोल प्रोप्राइटर को बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। आप एक चीज सोचो, किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए अगर लीगल फॉर्मेलिटी का जरूरत पड़ेगा, तो क्या बिजनेस को बनाने के लिए खर्चा लगेगा? लीगल फॉर्मेलिटी मतलब आपको लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा, लॉयर्स को अपॉइंट करो, कोई फीस वगैरह लगेगा, कुछ तो लगेगा ही ना। पर बोलते हैं इसको बनाने में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। मतलब क्या इसको एस्टैब्लिश करने का कोई कॉस्ट है? जीरो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। अगर मान लो आज आपको कोई प्रोडक्ट को बेचना है अपने घर से, आप अकेला प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। आप लोग ऐसा बहुत सारे लोग देखा होगा ना, जिन लोग के व्हाट्सएप के स्टेटस में बहुत सारा सामान बिकता है। आपके रिलेटिव में फ्रेंड बहुत लोग होगा, जिन लोग के व्हाट्सएप में कभी उन लोग कुछ बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। वो लोग 99% सब लोग सोल प्रोप्राइटर है। उनके पास किसी के पास स्टॉक नहीं है। वो आपसे प्रोडक्ट लिया, फोटो लिया, अपने स्टेटस पे लगा दिया। आप उसको बोला हम तुमको 100 रुपए में देंगे, वो आगे बेच रहा है 120 में। उसका स्क्रीनशॉट कोई लिया, आगे कोई लगा दिया, वो आगे उसको बेच रहा है 140 में। ये लोग सब कौन है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में क्या है? आप अकेला कुछ भी बेच रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटर है। आपके घर के नीचे जितना भी ग्रोसरी का स्टोर है, वो लोग कौन है? सोल प्रोप्राइटर। समझ में मेरा बात? इसको बनाने में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, तो क्या कोई स्टैब्लिश करने में कॉस्ट लगता है? नहीं। और एक बार मेरा बात, लेकिन हाँ, अगर आप कोई स्पेशल तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वाइन शॉप खोले हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन का शॉप खोले हैं, तो क्या आपको लीगल फॉर्मेलिटी लगेगा? हाँ। तब आपको इसमें लाइसेंस वगैरह को लेना पड़ेगा। तो आप पढ़ो, आप लोग इजी फॉर्मेशन, जल्दी से पढ़ो।
प्लीज पढ़ो जल्दी से केशव, जल्दी पढ़ो। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होता है, एस्टैब्लिश करने में कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लाइसेंस लग सकता है अगर आप एक स्पेशल बिजनेस को ऑपरेट किया तो। आप एक चीज सोचो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम जितना भी प्रॉफिट कमाएं वो पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मेरे को। किसी के संग मेरे को बांटने का जरूरत नहीं है। तो क्या मेरे को मोटिवेशन रहेगा काम करने का? हाँ, एवरी मिनट हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम जितना रुपया बना रहे हैं वो सारा रुपया मेरा है, तो मोटिवेशन तो वही काम करने का। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट जल्दी से पढ़ो आप लोग। मोटिवेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जितना ज्यादा एफर्ट उतना रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड किसी के संग बांटना नहीं है। समझ में आ रहा है? मोटिवेशन क्लियर? अच्छा, क्या चीज उसके बाद, क्या मेरे को किसी से कंसल्ट करने का जरूरत है? कर सकते हैं बट जरूरत तो नहीं है। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी। लेकिन जब सोचो आपका मल्टीपल ओनरशिप होता है, 4 ओनर 5 ओनर, मल्टीपल ओनरशिप, और दुनिया में सबसे घटिया बिजनेस होता है मल्टीपल ओनरशिप वाला, पार्टनरशिप। सबसे घटिया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, घटिया कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ही नहीं है। आदमी, कोई भी आदमी पार्टनरशिप ना कभी भी शौक से नहीं बनाता, एक बात याद रखना, मजबूरी में। क्योंकि आदमी के पास रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो सोचता है कि 5 आदमी मिलके, 2 आदमी 3 आदमी मिलके रिसोर्स को पूल कर लेगा। हम रिसोर्स का मतलब केवल पैसा का बात नहीं कर रहे, कोई स्किल आपके अंदर है, कोई स्किल मेरे अंदर है। हम अकेला काम नहीं कर सकते, आप अकेला काम नहीं कर सकते, चलो साथ में मिलके काम करते। पार्टनरशिप इज नेवर आउट ऑफ विल, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ कंपल्शन। जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, लोगों को देखा है, हमेशा पार्टनरशिप इज आउट ऑफ कंपल्शन। और कोई भी दुनिया का पार्टनरशिप लाइफ टाइम कभी सस्टेन ही नहीं करते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया था? जब आपके पास रिसोर्स था नहीं। 5 साल में आपके पास बहुत रिसोर्स आ गया, अब आपको पार्टनरशिप का जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो पार्टनरशिप का तो होता ही है, पार्टनरशिप कभी भी लाइफ टाइम सस्टेन नहीं करता है। आप किसी के संग पार्टनरशिप में क्यों आए? क्योंकि आपके पास रिसोर्स था नहीं। 2 साल 3 साल काम करके आप रिसोर्स जमा कर लिया, अब आपको उस आदमी का जरूरत ही नहीं है। जब हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाएंगे तब बात करेगा। अभी हम क्यों कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कॉन्ट्रास्ट है। सोल पार्टनरशिप में फिर क्या हुआ? सपोज मान लो हम लोग 4 लोग पार्टनर है, हमारे चारों के पास पैसा नहीं था, हम लोग सब पैसा जोड़ जोड़ के बिजनेस सेटअप किए। जब आपके पास पैसा किसी के पास नहीं होता है ना, तो हर आदमी मोल्ड हो जाता है कि ठीक है चलो वो जैसा बोला वैसा कर लेते हैं। बट जब आपके पास पैसा आ गया, पावर आ गया, नेम आ गया, फेम आ गया, अब आप मोल्ड नहीं होगा। आप क्या बोलेगा? हम जैसा बोले वैसे ही होना चाहिए। क्यों? या आप नहीं बोले, आपका अहंकार और आपका पैसा बोल रहे हैं। मर्जी नहीं है ये। आप जब आपके पास पैसा नहीं था तब आप मोल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसका पकड़ दिखाएगा। लेकिन जब आपके पास 2 पैसा आ गया, रिसोर्स आ गया, मार्केट में फेम आ गया, आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको लग रहा है हम ही हम है, और धंधे को हम, वो लोग नहीं चला रहे, हम चला रहे। हम है तो बिजनेस है। और फिर वो रिटेलिएट करेगा, आपके डिसीजन को चैलेंज करेगा, और फिर उसको लगेगा कि भाई हम अपना ही ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। दुनिया का सत्य है। ठीक है? तो मतलब ये हम एज अ जनरल आपको जीवन में पर्सनल एडवाइस देता है, कॉमर्स पढ़ाते हम हर बैच में बोलते हैं कि लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस मत करो। काम नौकरी कर लो, 2 साल जॉब कर लो, उसके बाद करो, लेकिन कभी भी जीवन में पार्टनरशिप नहीं करना, कभी भी नहीं। वो कभी लाइफ में सस्टेन कर ही नहीं सकते, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। सबसे घटिया कॉन्सेप्ट यही है। पढ़ने के लिए ठीक है, बट अप्लाई करने के लिए एकदम घटिया कॉन्सेप्ट जीवन में कभी। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग जब ओपिनियन का होगा, तो आपको सबसे डिसीजन पूछ के लेना होगा, डिसीजन डिले भी होगा। और वही अपना थर्ड पॉइंट है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। प्लीज पढ़ो एक बार। अब सोल प्रोप्राइटर में तो क्विक डिसीजन है, ना कोई पूछना, ना कोई कंसल्ट करना, जो मेरे को ठीक लग रहा है हम करेगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। He need not consult other और seek their approval। आज पता है क्या होता है, डिसीजन का ना एक बहुत अच्छा फीचर होता है। देखो, एक होता है राइट डिसीजन। किसी भी बिजनेस में राइट डिसीजन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन राइट डिसीजन शुड ऑलवेज बी टेकन एट अ राइट टाइम। अगर आपने डिसीजन बहुत सही लिया, लेकिन टाइमिंग गलत हो गया,
वो डिसीजन बेकार है। अगर आपने सही समय पे गलत डिसीजन लिया तो ऐसे भी वो बेकार ही है। तो बोलता है कि जब आप पार्टनरशिप में ऑपरेट करता है ना, आपको 5 आदमी से पूछना पड़ेगा ये करे कि नहीं, करे कि नहीं, करे कि नहीं, तब तक टाइमिंग ही खराब हो जाता है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो वो आपके बिजनेस के एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। सोल प्रोप्राइटर का फायदा क्या होता है? ऑन स्पॉट डिसीजन, गए, समझ में लेना है, माल खरीदना है, खरीदो, आओ बेचो। पार्टनरशिप होगा तो खरीद ले, क्या कितना में दे रहा है, वो बोलेगा पहले फोटो भेजो एक बार, अरे हमको लग रहा है कहीं और बेटर मिल जाएगा। तो समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इंडिपेंडेंट कंट्रोल, पूरा बिजनेस पे कंट्रोल मेरा है, कोई आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा। मेरा जैसा मन, जब मन, जैसे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा, पूरा अथॉरिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, किसी से हमको पूछने का जरूरत नहीं है। और इससे भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। कोई है ही नहीं जो आपको अपोज करेगा, आपके अगेंस्ट में खड़ा होने वाला कोई है ही नहीं। समझ में आया मेरा बात? आप प्लीज 3 और 4 पढ़ो एक बार जल्दी से। बोलो। हर बिजनेस इनिशियली सोल ट्रेडर ही होता है, अब नहीं, अब तो कंपनी है, कोको कोला आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप ने सिप से ना। फिर जब उसको लगता है बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमको लोगों का जरूरत है, लाइबिलिटी हम अनलिमिटेड ले नहीं पाएगा, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो फिर कंपनी बनाना पड़ता है, उपाय नहीं है। हाँ, हर बिजनेस, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टाटा, रिलायंस, एवरीवन वाज सोल ट्रेडर। नॉर्मली देखो, या 99%, 99 नहीं बोल सकते, बट हम बोल सकते हैं कि 60 to 70% बिजनेस हमेशा सोल ट्रेडर होते हैं। और फिर वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी में, और बचा हुआ लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, और जीवन भर पार्टनरशिप में रह जाते हैं क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि सोल ट्रेडर अपने आप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करता है, फिर जब पार्टनरशिप खत्म हो जाता है तो फिर कंपनी बन जाता है। नहीं नहीं, वो एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट। सोल ट्रेडर कैन नेवर बिकम टू अनडिवाइडेड। अब पढ़ा 3 और 4। देखो, नेक्स्ट आपको बोला है सीक्रेसी ऑफ अफेयर। अब इसको समझने के लिए आप मेरा बात समझना, इंडिया में जितना भी कंपनी होता है ना, कंपनी होता है, उनको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, बताएगा कि आपने अपना अकाउंट सही से बनाया कि नहीं बनाया, पहला स्टेप। सेकंड, आपको अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गवर्नमेंट के साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। सब बता, जो बोला वही आएगा, बैंकर तो बैंकर लिख देता है ना। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, पीएल को गवर्नमेंट के साइट में अपलोड करना पड़ता है। आज अगर आप गूगल पे सर्च करेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना प्रॉफिट है, आपको दिखा देगा। बट अगर आपके घर के नीचे वाले ग्रोसरी स्टोर का प्रॉफिट सर्च करो, शर्मा स्टोर प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। क्यों? सोल ट्रेडर है। उनको अपने अकाउंट्स को किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को देने का जरूरत ही नहीं होता। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसीलिए उनका बिजनेस का अफेयर्स सीक्रेट रहता है। और एक चीज, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस का अफेयर सबको पता है। और एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पार्टनरशिप में। आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाए, जितना भी आपका आइडिया था आप अपने सारे पार्टनर के संग शेयर किया। अब आपके पार्टनर को आपके बिजनेस का हर एक ट्रेड सीक्रेट पता है। जिस दिन आपके पार्टनरशिप फर्म का डिवीजन होगा, हर एक पार्टनर को आपका सब सीक्रेट पता है। वो सेम बगल में आपकी दुकान खोल देगा, सेम आइडिया, सेम ओपिनियन के संग। तो आपका जो आइडिया रहा, तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसीलिए आपको लिखा हुआ है सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। पढ़ो क्या बोला है, सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिक हिज अकाउंट्स। उनको अपने हिसाब किताब को पब्लिक को देने का जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उनका बिजनेस का सारा अफेयर्स सीक्रेट रहता है। प्लस सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा बिजनेस होता है? छोटा छोटा बिजनेस, ग्रोसरी स्टोर, सलॉ, स्पा, ये सब सारा क्या होता है? सोल।
इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने कस्टमर के संग। कस्टमर के संग डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप कस्टमर के नीड्स को, प्रेफरेंस को, उनके वांट को, उनके ग्रीवांसेस को, प्रॉब्लम को समझ सको। ही मेंटेन क्लोज कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी कस्टमर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब मेरा बात एक समझना, क्या होता है जब भी आप एक कंपनी बनाता है ना, जब भी आप एक कंपनी को बनाते हैं, तो कंपनी बनाने में क्या लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होता है? हाँ, कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होता है। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एमओए। उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बिजनेस में क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बाटा का एमओए देखेगा, क्या लिखा हुआ होगा? लेदर खरीदेंगे, शूज में कन्वर्ट करेंगे और शूज बेचेंगे, यही लिखा हुआ होगा। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव देखेगा, क्या लिखा हुआ होगा? क्रूड ऑयल खरीदेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और पेट्रोल डीजल बेचेंगे। जस्ट एक एग्जांपल, अभी हम बाटा का ही बहुत सारे, हम एक एग्जांपल खाली समझा रहे हैं उसका। अगर कभी रिलायंस जब हम लोग क्लास करेगा, हम दिखाएगा इसका एमओए, उसमें करीब करीब 38 ऑब्जेक्टिव है, 38। हाँ, लेकिन अब हम थोड़ी ना 38 हमको याद, और थोड़ी ना आपको बोल पाएगा अभी। ठीक है, टाटा का दिखा दे। तो ऑब्जेक्ट आप समझा, इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटर को बनाने में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है? मतलब अगर मान लो आज एक सोल ट्रेडर है, आज मान लो वो एक स्पा चला रहे हैं, उसको लग रहा है नहीं चल रहे, तो क्या कल वो दुकान बंद करके ग्रोसरी का स्टोर खोल सकते हैं? परसों उसका मैंने ग्रोसरी स्टोर नहीं करना, हमको पेड़ पौधा बेचना है, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन में। लेकिन अगर आपने कंपनी बना रखा है, आपको अपने ऑब्जेक्ट के अलग कुछ काम करना है, तो आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को पहले बदलना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आज हम कुछ करें कल हम कुछ करें, ऐसा कंपनी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सोल ट्रेडर में पॉसिबल है? हाँ। और एक बार क्या लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में? पढ़ा ना आप लोग? मतलब जैसे ही आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको लगेगा हमको ये काम नहीं वो काम करना है, तो आप वो काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट, वो कर लो। नेक्स्ट आपको क्या बोला? इकोनॉमी। इकोनॉमी को ध्यान रखने के लिए आपको क्या समझना, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सस्ता। फ्लाइट में नहीं होता इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, सस्ता। सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है वो स्मॉल होता है कि लार्ज होता है? अगर स्मॉल है तो क्या उनके पास रिसोर्स ज्यादा होता है कि कम? अगर कम होगा तो क्या वो एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर पाएगा? क्या वो बड़ा बड़ा एमबीएस को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लॉयर को हायर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलता है कि इनके बिजनेस जो होता है ना, सोल प्रोप्राइटर, ये बहुत सस्ते में भी चल जाते हैं। छोटा बिजनेस है ना, तो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि दे कैन नॉट अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर वेरियस फंक्शन। जब आप हर काम के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा, तो सबको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी देगा तो अपने आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग? मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, इनके ऊपर गवर्नमेंट का ना, मतलब ना के बराबर ऑपरेशन है। जो इच्छा करो, इलीगल काम बस आपको नहीं करना। ऑब्वियस सा बात है, अगर वो हो गया तो फिर तो गवर्नमेंट पकड़ ही लेगा। हाँ, गवर्नमेंट का जितना भी लॉ बना हुआ है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा सोल प्रोप्राइटर है तो हम इनकम टैक्स नहीं भरेगा। अरे वो तो देना ही पड़ेगा, वो नहीं भरेगा तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। बट इन जनरल आपके डे टू डे वर्किंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या गवर्नमेंट बाकी बिजनेस में इंटरफेयर करता है? हाँ। कैसे हम बताते हैं? मान लो आपने बनाया एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने बनाया कंपनी, गवर्नमेंट क्या बोलता है? अगर आपके बिजनेस में कोई भी चेंज हुआ ना, आपको मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपने अपने ऑफिस को चिनार पार्क से बड़ा बाजार शिफ्ट किया, आपको मेरे को बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलता है, बोलना होगा। कहां पर? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अगर आपने कोई नए डायरेक्टर को रखा, डायरेक्टर वर्ड सुना है आप लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नया डायरेक्टर को रखा, मेरे को बताओ। डायरेक्टर को हटाया, मेरे को बताओ। कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे को बताओ। कैपिटल रेस किया, मेरे को बताओ। कैपिटल कम किया, मेरे को बताओ। डायरेक्टर कितना सैलरी ले रहा है, वो मेरे को बताना पड़ेगा। ड्राइंग्स, सोल प्रोप्राइटरशिप।
सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, कंपनी में नहीं होता है। समझ में है मेरा बात? क्लियर है आप लोगों को? और लास्ट पॉइंट हम लोग 11 वाला नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वाला पढ़ेंगे, इजी डिसोल्यूशन, क्योंकि पढ़ने का में ऐसा कुछ है ही नहीं। बनाना आसान है, बंद करना भी आसान है। बनाने के लिए क्या करना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी है? तो बंद करने के लिए भी नहीं है। हो गया। समझ में आप लोगों को मेरा बात? आप लोग प्लीज लास्ट का ये वाला 3 पॉइंट पढ़ो ना, ये आप लोग रीड नहीं किया। 7, 8, 9 और 10। 10 पढ़ लिया तो 8, 9, 10 जल्दी से पढ़ो एक बार। सौरभ सब ठीक है? पैर में लग के वो आया नहीं है अब। गया लो। अरे ये लास्ट दिन अकाउंट्स करने आया था ना, ये जल्दी निकल के लेने आया था, बट वो आदमी बैठा ही नहीं था, बेचारा एफर्ट। लेकिन आपका वो तकदीर में नहीं है बड़ा पाओ, कुछ और ले आके नहीं मिलता। जब वो आता है उस टाइम दिन चला जाओ ना खाने के लिए, टाइम किसके पास? सीधा लेके आ जाओ। बहुत अच्छा बात बोल रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम आप लोग को अभी 2 बात बताया था। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बॉटल ने क्या है, बॉटल ने क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये तो बात की है। रिसोर्स दो तरह का लिमिटेड है, एक तो जो पैसा वाला रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है, और दूसरा जो आपका टेक्निकल रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है। हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो ये इसका डीमेरिट है। पहला पढ़ो डीमेरिट क्या है। फाइनेंशियल रिसोर्स लिमिटेड है। एक आदमी जितना बोरिंग कर पाएगा वो ज्यादा होगा कि जितना 5 आदमी मिलकर कर पाएगा? तो एक आदमी का बोरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है, खुद जितना कैपिटल लगा रहा है वो भी तो लिमिटेड है, और जितना पैसा बोरो कर सकता है वो भी लिमिटेड है। मैनेजरियल एबिलिटी पढ़ो। अब इसका एक ही ध्यान रखना, हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, एवरीथिंग पॉसिबल नहीं है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन ही है। 5 आदमी होता अलग अलग दिमाग वाला, अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियन का, तो बिजनेस डिसीजन शायद बेटर लिया जाता। बट एक ही आदमी है जिसके पास हर चीज का एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, तो बिजनेस डिसीजंस कभी कभी उतना बेटर नहीं होता है। आप लोग इसको फटाफट एक बार रीड करो, सेकंड वाला पॉइंट को देखो, हम बोला आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या? पढ़ा आप लोग? इसके बाद हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी पढ़े। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन बी अटैच्ड। ये रिस्क है ना। इसका प्रॉब्लम पता है क्या है, इसके कारण होता क्या है ना, जो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो बिजनेस में रिस्क जब बहुत ज्यादा लेना ही नहीं चाहते। यार है ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और अगर लाइबिलिटी आ गया बहुत बड़ा, तो बिजनेस तो जाएगा ही, घर बार भी चला जाएगा। बहुत कंजर्व होके, बहुत लिमिटेड, उतना क्रिएटिविटी का स्पेस फिर नहीं रहते। जब आप खुल के बिजनेस कर पाएगा तभी तो क्रिएटिविटी लगा पाएगा। जब आप रेस्ट्रिक्टेड होकर बिजनेस कर रहे हैं तो सोच ही नहीं पाएगा, हर आइडिया जो दिमाग में आ रहा है उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? आप लोग पढ़ो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट को।
पढ़ा आप लोग? रिस्क इन्वॉल्व इज अनलिमिटेड। क्या हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मान लो किसी भी कारण से सोल प्रोप्राइटर अगर मान लो बीमार पड़ गया, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस क्या होगा? बंद। यहां पे ये बोल, अब आप लोग को ये लग सकता है कि उसका बच्चा तो बिजनेस कर ही सकता है ना, पर यहां पर ये माना गया कि उनका बच्चा नालायक निकल गया। ये लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लो एक बार, आई बार पढ़ लो, निकम्मा निकल गया, नालायक निकल गया। हाँ, हाँ, वो बोले कि हमको अपना पैशन फॉलो करना है, हमको ये नहीं करना है। अब वो बोला आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन। आपका कपड़ा का दुकान में नहीं बैठ पाएंगे, हम जूता का दुकान में जूता नहीं बेच पाएंगे, हमको कहीं जाके जॉब, हमको जाके जॉब करना है, वहां पे यस सर बोलना है। ही सक्सेसर केपेबल नहीं, ही सक्सेसर मे नॉट वांट। ये तो पुराना जमाने का बुक हो गया ना, बट अभी का जो टाइम है सब कैपेबिलिटी नहीं, केपेबल तो सब होता है। ही मे नॉट बी विलिंग टू वर्क इन पापा का दुकान, क्योंकि उसको सर बुलवाना नहीं है, उसको सर, ही डजंट वांट्स कि लोग उसको सर सर बोले, वो चाहता है कि वो जाके जॉब करेगा और लोग उसको सर बोलेगा। अब वो लोगों को सर सर बोलेगा, और बाद में जब देखेगा 4 साल बाद कुछ नहीं हो रहा तो आ जाएगा वापस। अनलिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इसके पीछे इसका रीजन पहला दो ही है, क्योंकि आदमी के पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड, और मैनेजरल रिसोर्स भी क्या है? लिमिटेड, इसलिए वो अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते। समझ में? एबिलिटी नहीं है, चैप्टर खत्म, सोशल यूटिलिटी खत्म, ये भी नहीं है, एक्सपेंशन ये भी नहीं है, बेस्ट हो गया नहीं, खत्म, बताओ, चैप्टर इज डन। नहीं, हर चैप्टर ऐसे नहीं है।